गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब फ्रेंड्स? जैसा कि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे, हम लोगों की जीएस की क्लासें कंटिन्यू चल रही थी, तो कंप्यूटर पे हमने काफ़ी कुछ पढ़ा दिया था। आज हम एक बहुत ही रुचिकर टॉपिक लेकर के आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रुचिकर टॉपिक लाने का जो मेरा लक्ष्य है, जो मेरा कार्य है, वो इसलिए है क्योंकि जो टॉपिक रिलेवेंट होते हैं, जो करंट से जहां से प्रश्न बनते हैं, भारत सरकार की जितनी वेबसाइट होती है, भारत सरकार के जितने भी मंत्रालय होते हैं, आप यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देखिए तो जो पीआईबी होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, प्रीलिम्स में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित रहते हैं और मेंस में भी अच्छा खासा क्वेश्चंस रहता है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं। माननीय परिवहन राज्य मंत्रालय एवं गंगा मंत्री नितिन गडकरी, श्रीमान नितिन गडकरी का वर्क, नितिन गडकरी के कार्य, नितिन गडकरी का मंत्रालय का कार्य आप लोग भली भांति परिचित होंगे। नितिन गडकरी क्या कार्य करते हैं, कौन हैं, आप लोगों को कमेंट में बताना है। नितिन गडकरी कौन से विभाग के भारत में मंत्री हैं? कई बार क्वेश्चंस में यही पूछ लिया जाता है कि फला व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय प्रदान किया गया है। तो आप लोगों को जान के यह बहुत ही अच्छा लगता होगा कि भारत में सड़क को लेकर के, राजमार्ग को लेकर के, सड़क जोड़ो परियोजना को लेकर के कोई तो ऐसा है जो बहुत ही जागरूक है और उसका नाम क्या है? श्रीमान नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को शायद ही कोई व्यक्ति, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, आलोचना कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनके वर्क को, उनके पासिंग मार्क को हमें नहीं लगता कि भारत में कोई सबसे न्यूनतम अंक देगा। कितना भी कम देगा तब भी अच्छा ही देगा। क्यों? क्योंकि सड़क, नेशनल हाईवे को लेकर के वो कभी रुकते नहीं है, उनका काम कंटिन्यू रहता है। और मैं बताता हूं कि ये जो वर्क करते हैं उससे भारत को कितना प्रॉफिट होता है। आइए देखते हैं। श्री नितिन गडकरी मिनिस्ट्री वर्क, जैसा कि हमने टाइटल ही डाल रखा है। इनकी जो वर्क सिस्टम है, इनका जो वर्किंग नेचर है, बहुत ही काबिल तारीफ है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूं या किसी व्यक्ति का सपोर्टर हूं, मैं इनके वर्क को देख रहा हूं कि इनका वर्क कैसा है, किस किस दृष्टिकोण से इनके वर्क को आप क्या क्या देख सकते हैं, एनालिसिस कैसे करेंगे उसको देखिए। सबसे बेस्ट इनकी पॉलिसी क्या है? सबसे बेस्ट पॉलिसी, और इनकी पॉलिसी कैसी होती है, विश्व स्तरीय पॉलिसी इनकी कैसी मैच खा जाती है, विश्व स्तर पर ये नंबर 1 कह सकते हैं भारत के दृष्टिकोण से, कैसे बन सकते हैं, कैसे बने हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका है ट्रिपल ई टेक्नोलॉजी। ट्रिपल ई टेक्नोलॉजी क्या होती है? अभी उन्होंने हाल ही में घोषणा की। यूपीएससी ऐसे पूछता है कि हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है। ये जो यूपीएससी का पूछने का तरीका है ना, हाल ही में खबरों में देखा गया है, ये बहुत ही रुचिकर होता है, लेकिन 90% लड़के नहीं भी कर पाते हैं। तो हाल ही में श्रीमान नितिन गडकरी ने यह घोषणा की रैली में कि ट्रिपल ई टेक्नोलॉजी, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ट्रिपल ई टेक्नोलॉजी क्या होती है। ट्रिपल ई टेक्नोलॉजी का मतलब, पहले ई का मतलब इकोनॉमी, दूसरे ई का मतलब इन्वायरमेंट और तीसरे ई का मतलब इकोलॉजी। इकोनॉमी में क्या है? $5 अरब बनने का लक्ष्य प्रदान किया गया है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि हमको 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है, हमको बनाना है। तो श्रीमान नितिन गडकरी या अन्य विभाग के मंत्रालय भी, अन्य मंत्रालय भी उस दिशा में कार्यरत हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जब होगा तभी ये मुकाम हासिल हो पाएगा। तो ये जो $5 अरब बनने का लक्ष्य है, हम यहां पर क्यों कर रहे हैं कि उसमें नितिन गडकरी जी का बहुमूल्य योगदान है। क्यों? क्योंकि भैया जब सड़कें ही नहीं होंगी, राजमार्ग ही नहीं होंगे, आपकी लॉजिस्टिक व्यवस्था सही नहीं होगी, तो यहां तक आप कैसे पहुंच पाएंगे? $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन पाएगी? तो इसमें सबसे अहम रोल क्या आ जाता है? सड़क, ईंधन
और सड़क कैसी हो, बहुत अच्छी हो, एकदम बढ़िया हो, और ईंधन सस्ता हो, मार्ग क्या हो, कम खर्चीला हो, सुरक्षात्मक हो। बहुत सस्ते में अगर कोई कार्य हो जाता है तो उससे बेस्ट क्या है। तो 5 अरब इकॉनमी बनने का लक्ष्य, ई हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ट्री बैंक, अदर वर्क। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी साइंस है, एकदम वैज्ञानिक है, कोई हवा हवाई नहीं है। ई हाईवे क्या होता है? अब तक तो आपने सुना होगा कि एक्सप्रेस वे, हाईवे को आपने देखा होगा कि गिट्टी और उसकी सड़क है, लेकिन ई हाईवे क्या होता है? व्हाट इज दिस ई हाईवे? ई हाईवे का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हाईवे। इलेक्ट्रॉनिक हाईवे का मतलब सौर ऊर्जा के जरिए ई हाईवे बनाने पर जोर। कितनी बढ़िया बात है, सौर ऊर्जा के जरिए, सौर ऊर्जा के जरिए ई हाईवे बनाने पर जोर। और कैसा ई हाईवे? आज के समय में जो ट्रकें चल रही हैं, जो बसें चल रही हैं, जो भी यातायात है, वो सब बनाने पे जोर दिया जा रहा है। मतलब अधिक क्षमता के ट्रक और बस वाली को ट्रक और बस को बिजली की आपूर्ति की जा रही है। जाहिर सी बात है, आप लोगों को जानते भी होंगे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तटीय ऊर्जा और जो प्राकृतिक स्रोतों से जो ऊर्जा आ रही है, ठीक है, वो सबसे पहली चीज की बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करती है। सबसे बेस्ट, प्रदूषण मुक्त, जीरो प्रदूषण, सबसे एडवांटेज। दूसरा, बहुत ही कम खर्चीला, बहुत बहुत ही खर्चीला, बहुत ही कम खर्चीला, बहुत खर्चीला नहीं, बहुत सस्ते में। सस्ते का मतलब कि केवल उतना ही खर्चा जितना उसके उपकरण में है, बाकी कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अनंत काल तक चलने वाला, सबसे बेस्ट प्रॉफिट। अगर ई हाईवे में सौर ऊर्जा आ गया तो आप समझ सकते हैं भारत का सबसे बड़ा आयात कौन सा डिपार्ट होता है? पेट्रोल और डीजल आयात। आज भी भारत अपनी आवश्यकताओं का 80% से ज्यादा तेल और डीजल का आयात करता है। आज भी पेट्रोल 96 या 97 रुपए लीटर है, डीजल 89 या 90 रुपए लीटर है। तो आम आदमी 100 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल खरीद रहा है, और 1 लीटर में गाड़ी कितना एवरेज देती है आप लोग अच्छे से जानते हो। तो इस हिसाब से अगर सौर ऊर्जा को ई हाईवे में तब्दील कर दिया गया या सौर ऊर्जा से ई हाईवे बना दिया गया, एक तरफ नितिन गडकरी जी ई हाईवे बनाने पे जोर दे रहे हैं कि ताकि जो बसें और ट्रकें चलें सबको सौर ऊर्जा के जरिए बिजली की आपूर्ति हो और वो डीजल और पेट्रोल पर अपनी निर्भरता को खत्म कर दें। और जिस दिन डीजल और पेट्रोल पर भारत की निर्भरता खत्म हो गई, मेरे दोस्तों, ये समझ लीजिए कि भारत को विकसित देश होने में तनिक भी समय नहीं लगेगा, क्योंकि सारी विदेशी मुद्रा तो भारत की बाहर चली जाती है केवल डीजल और पेट्रोल खरीदने में। तो ये सौर ऊर्जा अगर आ गया तो पेट्रोल डीजल का झंझट खत्म, आयात कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है आयात कम, प्रदूषण कम हो जाएगा। ये जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इस समय लेकर के विश्व में गजब की जागरूकता आई है, लेकिन फैलाया कौन? हम ही लोगों ने। आवाज जागरूक कौन हो रहा है? हम ही लोग। केवल कागजी जागरूकता, रियल टीम नहीं है। तो प्रदूषण खुद ब खुद कम हो जाएगा, और जो वाहन की लागत है पेट्रोल डीजल उससे सस्ता हो जाएगा। जहां आप 100 रुपए दे रहे हो वहां 10 रुपए दोगे। बहुत सारे लाभ हैं इसके। इसके अलावा टोल प्लाजा भी सौर ऊर्जा से संचालित हो रहे हैं। अब टोल प्लाजा के लिए बिजली का नहीं, सौर ऊर्जा का। और आप जानते हो कि बिजली के उत्पादन में पानी की आवश्यकता होती है। पानी बहुत वेस्टेज होता है, नदियों को, बहुत सारी नदियों को जोड़ करके उसको बहुत ऊंचाई से गिरा करके बिजली बनाई जाती है, तो वो भी खत्म। तो ई हाईवे के बहुत सारे लाभ हैं, नुकसान कुछ नहीं है। हाईवे के हालांकि लाभ और नुकसान हर जगह होते हैं, लेकिन नुकसान को यहां पर मान्यूट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भाई सौर ऊर्जा की एनर्जी जब प्रदूषण मुक्त है, फ्री है और बहुत सस्ता है, कम खर्चीली है, तो कौन नहीं लेना चाहेगा इसे। दूसरा, इंडिया लायल परियोजना। अब ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया लायल परियोजना क्या है? ये नितिन गडकरी जी की बहुत ही काबिले तारीफ कदम है। पानीपत में
एक फैक्ट पूछा जाएगा आपसे कि इंडियन ऑयल परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया, तो आपको जवाब देना है पानीपत। पानीपत में 2 संयंत्र लगाए गए हैं, एक इथेनॉल का उत्पादन करता है और दूसरा बायोबिटुमेन का उत्पादन करता है। जो इथेनॉल का उत्पादन करता है वो प्रतिदिन 1 लाख लीटर इथेनॉल का उत्पादन करता है और जो बायोबिटुमेन का संयंत्र लगाया गया है वो 150 टन प्रतिदिन उत्पादन करता है। इसका उपयोग क्या है बताते हैं। हमारे देश में यानी भारत देश में 80 लाख टन बायोबिटुमेन की आवश्यकता है और हमारा देश यानी भारत देश यानी भारत की समस्त जनताओं का देश भारत जो है 50 लाख टन का निर्माण कर पाता है। तो आयात कितना करता है? लगभग 25 लाख टन बायोबिटुमेन का उत्पादन करता है। और यह बनता किससे है? चावल भूसे के प्रयोग से। ये जो है चावल और भूसा का प्रयोग करके ये बायोबिटुमेन बनाता है। और चावल का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। पंजाब, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो यहां पर जो चावल के भूसे हैं, चावल की जो धान कटाई के समय जो चावल की वो होता है, निकाला जाता है चावल धान से, उसके द्वारा जो चावल के भूसे हैं बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है और उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम क्या उत्पादन कर रहे हैं? बायोबिटुमेन उत्पादन कर रहे हैं, इथेनॉल उत्पादन कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल प्रदूषण नहीं करता, प्रदूषण मुक्त है। तो इससे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है? साइंटिफिक है। दूसरा, अगर ये 150 टन का उत्पादन हम प्रतिदिन कर ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो आयात है वो घट जाएगा। तीसरा, नितिन गडकरी जी का सराहनीय कदम, बायोडीजल पर कार्य हो रहा है। बायोडीजल क्या होता है? बायोडीजल का कोई आप एक पौधे का नाम हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अभी तक हमारा देश यानी कि भारत देश किस पद्धति पे कार्य कर रहा है? डीजल पेट्रोल पर। और डीजल पेट्रोल कहां से आता है? विदेशों से। अब हमारा देश या बार बार हम हमारा देश कर रहे हैं, देश किसी का अकेला नहीं होता। अभी तक भारत जो है जो डीजल पेट्रोल का उत्पादन कर रहा है, डीजल पेट्रोल का प्रयोग कर रहा है आयात के द्वारा, अब वो बायोडीजल पर कार्य कर रहा है। बायोडीजल का मतलब एथेनॉल, मेथेनॉल, सीएनजी, बायो सीएनजी, इन पर जोर दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है जब ये सब सारी चीजें आ जाएंगी तो आप एक अलग दुनिया का महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि जेब में आपके पैसे बचेंगे, हर तरीके से पैसे बचेंगे। बिजली का बिल, अभी भी सौर ऊर्जा आप लगवा लीजिए, बिजली का बिल ऑलरेडी कम हो जाएगा। पराली से 1 लाख लीटर बायो एथेनॉल का उत्पादन बनाने का 1 लाख लीटर बायो एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पराली से कितना बड़ा प्रदूषण होता है, दिल्ली हाई कोर्ट हर समय इसका जो है निकालता है कि पंजाब के क्षेत्र में पराली जलाने का जो कार्य है उसको बंद किया जाए, क्योंकि धान को काटने के बाद उस खेत में आग लगा दी जाती है जिससे बहुत भारी मात्रा में धुआं होता है। दिल्ली के घरों में, दिल्ली की सड़कों में धुएं के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसलिए पराली के लिए सख्त निर्देश होता है। तो अब उसी पराली से 1 लाख लीटर बायो एथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। चौथा है पेड़ बैंक। आप लोगों ने वित्तीय बैंक सुना होगा, बीमा बैंक सुना होगा, ब्लड बैंक सुना होगा। नितिन गडकरी जी के कदमों में एक है, कार्यों में एक है पेड़ बैंक। पेड़ बैंक क्या होता है भाई? सबसे बेस्ट बैंक। आप पेड़ लगाइए, ताजी ताजी हवा लीजिए, छाया लीजिए, सांस लीजिए। अब आप खुद सोचिए कि आप धूप में मई जून के महीने में, अप्रैल मई के महीने में जब निकलते हैं सड़क पे तो आपका क्या हालत होता है अगर आपको 10 मिनट या 5 मिनट पैदल चलने के लिए कह दिया जाता है। तो आपकी सारी जो ड्रेसेज है, जो सारा सौंदर्य प्रसाधन है, वो पसीने से लथपथ हो जाता है। इसलिए अगर वहां पर कहीं छाया आप तलाश करते हो, पेड़ के किनारे कहीं बैठने की तलाश करते हो, तो नितिन गडकरी जी ने अब तक क्या कार्य किया है? अब तक नेशनल हाईवे पर 27,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं अब तक। और अब क्या हो रहा है? अभी उन्होंने लक्ष्य क्या निर्धारित किया कि जितने भी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वहां पर 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। सोच डालिए, 3 करोड़ पेड़ अगर लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है
एक तरफ तो 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे नेशनल हाईवे पर, बाकी की तो बात छोड़ दो। जो राज्य सरकारें प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस पर 5-5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित करता है वो अलग। इसके अलावा बायोडीजल, बायो इथेनॉल, बायो जैवमास का प्रयोग, यानी कि जो जैविक प्रक्रियाओं से जो डीजल का उत्पादन होगा वो अलग। तीसरा, सौर ऊर्जा की सड़कें, सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहन, ये सब आ जाएंगे तो आज आम इंसान के जीवन पर बहुत सकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, कोई शंका की बात नहीं। क्यों? क्योंकि प्रदूषण नहीं होगा तो हमको ताजी हवा मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। हम जो सांस ले रहे हैं वही तो हमारी बीमारी का मुख्य कारण है। क्यों? क्योंकि सांस में खतरनाक विषैली गैसें हैं जो शरीर के अंदर जाकर के महाभयंकर रोग उत्पन्न कर देती हैं, और यही प्रदूषण जब खेतों में जाता है तो फसलों में आ जाता है। तो हम जो अब आज के युग में भोजन करते हैं उसमें सिवाय जहर के कुछ भी नहीं होता, इसीलिए हमारा शरीर अत्यधिक वर्क करता है उस जहर को एग्जिट करने में। तो इसलिए जब ये सब चीजें आ जाएंगी तो हमारे जनजीवन में बदलाव होना खुद ब खुद है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि पीढ़ी परिवर्तन का कार्य माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। छठा है, पांचवा है 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे। अब 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे क्या होता है? ग्रीन एक्सप्रेसवे क्या होता है? अभी हमने बताया कि पेड़ बैंक। पेड़ बैंक का मतलब क्या हुआ कि सड़कों के किनारे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पेड़ लगाने का लक्ष्य। अब 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे, 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे अगर बन जाएगा देश में तो जाहिर सी बात है बहुत रोजगार उत्पन्न होंगे, और रोजगार के साथ साथ जो प्राकृतिक संपत्ति है बेतहाशा वृद्धि होगी। ग्रीन संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि होगी जो मनुष्य के जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो ग्रीन एक्सप्रेसवे में दिल्ली से 2 घंटा में देहरादून, हरिद्वार, जयपुर, यानी कि ग्रीन एक्सप्रेसवे बनने, एक तो ग्रीन एक्सप्रेसवे है और सबसे कम समय में देहरादून, हरिद्वार, जयपुर, दिल्ली से 2 घंटे मात्र सब लोग पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल, अभी हमने ये सब जो चर्चा की उसी का एक पार्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा 2 साल पहले आ गई थी, सन 2017 में माननीय नितिन गडकरी जी ने इसको चर्चा किया था। आपको बता दें कि फ्रांस ने 2040 तक अपने देश से पूरी तरीके से डीजल और पेट्रोल पर आधारित वाहनों को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और ये सब जो आ रहा है कॉन्सेप्ट निकलकर, अभी कहां से आएगा वो मैं बताऊंगा। तो जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है फ्रांस में 2040 तक की घोषणा कर दी गई है। ये पेरिस का जब सम्मेलन हुआ था 2017 या 2018 में, तो वहां पर ये जो है निकल करके कॉन्सेप्ट आया था। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? प्रदूषण के कारण, उसी से निकल करके आया था। तो नितिन गडकरी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि भारत भी लिथियम आयन बैटरी पर वर्क कर रहा है। देश में जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। अभी कुछ जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बन चुका है, वहां पर प्रयोग किए जा रहे हैं, और कुछ जगह पर डेवलप किए जा रहे हैं। जो लिथियम आयन बैटरी आ गई है, तो लिथियम आयन बैटरी बहुत ही बेस्ट बैटरी होती है। उसकी कीमत हालांकि अभी महंगी है, लेकिन जब प्रयोग में आने लगेगी तो वो उसकी कीमत ऑलरेडी कम हो जाएगी। लिथियम आयन बैटरी के अलावा जिंक आयरन, सोडियम आयरन, एल्यूमिनियम आयरन पर जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या काम करेगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल की नो डाउट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हर जगह लाभ और नुकसान होता है, लेकिन लाभ को आदमी अधिक प्राथमिकता देता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, चूंकि अब अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल की तुलना की जाए तो नो डाउट पेट्रोल व्हीकल अधिक श्रेयस्कर साबित होगा, लेकिन अधिक श्रेयस्कर चूंकि एनर्जी के रूप में होगा, और अगर प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चूंकि पहली चीज की सौर ऊर्जा से चलने वाली चीज है, क्या कहते हैं, लिथियम आयन बैटरी पर आधारित है। पेट्रोल डीजल का कोई लेना देना नहीं है, तो प्रदूषण की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहां पर दिक्कत इस बात की है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रफ्तार है वो बहुत कम है। जहां पर पेट्रोल डीजल की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर, आज की जो गाड़ियां आ रही हैं बहुत ही हाई क्वालिटी में आ रही हैं स्पीड में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी रफ्तार इतनी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल से उत्पन्न ऊर्जा और बैटरी से उत्पन्न ऊर्जा दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इस पर अभी रिसर्च करना बाकी है, क्योंकि अगर
कोई व्यक्ति 1 घंटे में 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जाता है तो समय का लागत बहुत आ जाएगा, तो ये योजना पीछे रह जाएगी। तो इस पर अभी रिसर्च करना बाकी है। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो अदर लाभ हैं बहुत ही हैं। प्रदूषण मुक्त है, सबसे बड़ा एडवांटेज की प्रदूषण मुक्त है, कम लागत है, सस्ता है और किराया कम है, हर दृष्टिकोण से अच्छा है। 7वां है हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन तकनीक क्या होती है, इसकी चर्चा सन 2014 में ही नितिन गडकरी जी के द्वारा कर दी गई थी। जो समुद्र के नीचे हाइड्रोजन तकनीक का उपयोग कैसे भारत किया जाए, अभी भारत में हाइड्रोजन तकनीक पर बहुत कार्य करना शेष है, चल भी रहा है। हाइड्रोजन तकनीक जो होता है, नितिन गडकरी जी ने संसद में कहा था। तो हाइड्रोजन तकनीक के विषय में नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था संसद में, अपने सांसदों को क्या कहा था कि सीवेज पानी को हरित हाइड्रोजन बनाने पर जोर दिया। आप लोगों ने से देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, कि अक्सर पढ़ते होंगे कि जो नदियों में तरीके के आजकल की नदियों में क्या होता है, आजकल नदियों में क्या होता है कि समस्त घरों का जो सीवेज का पानी होता है, जो विभिन्न प्रकार के कूड़ा करकट होते हैं, जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक कल कारखाने हैं, औद्योगिक घराने हैं, सभी प्रकार के जो कूड़ा करकट हैं वो सब नदियों में प्रवाहित कर दी जाती है। तो आजकल के नदियों में इतना ज्यादा कूड़ा करकट प्रवाहित किया जाता है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। और वो नदियां, जब कूड़ा करकट जाएगा नदियों में, सीवेज का पानी जाएगा नदियों में, तो क्या होगा, वो नदियों का समस्त इकोलॉजी सिस्टम जो होता है, वहां पर जो जलीय जीव हैं उनके पेट में प्रदूषण जा रहा है, कचरा जा रहा है। तो वही जो लोग मांसाहारी हैं, मछली वगैरह खाते हैं, वही प्रदूषण वाली मछली वो खा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो प्रोटीन विटामिन जहां मिलना चाहिए वहां पर क्या मिल रहा है, जहर मिल रहा है, विषैले रसायन जा रहे हैं आपके पेट में। तो ये सब जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हरित टेक्नोलॉजी या हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, तो ये सब बहुतायत मात्रा में कम हो जाएगा। तो जो नदियों का इकोसिस्टम होता है, समुद्री इकोसिस्टम है, वह खराब होने से बच जाएगा। वहां के जलीय जीव भी अच्छे खासे रहेंगे और सारा सिस्टम भी सुचारू रूप से कंडक्ट हो सकेगा। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार क्या होता है, यही टेक्नोलॉजी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार, उसमें बैटरी जो है लिथियम आयन बैटरी लगेंगे। और अभी 2 कारें कौन सी आई हैं, टोयोटा मिराई, हुंडई नेक्सो एसयूवी। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये पूछा जाएगा कि भारत में पहली या भारत में कौन सी कार ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार पर आधारित है, फ्यूल सेल पर आधारित है। तो टोयोटा मिराई और हुंडई नेक्सो एसयूवी। बांस उत्पादन पर जोर, ये बहुत सराहनीय कदम है माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा कि बांस उत्पादन पर जोर। हमारे देश में क्या होता है, यानी भारत देश में क्या होता है कि जो बंजर जमीनें होती हैं उसको लोग छोड़ देते हैं, उस पर खेती नहीं करते हैं। तो आज भी अगर आंकड़े देखा जाए, अभी तो मुझे याद नहीं है आंकड़ा, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप लोग नेट पर सर्च कीजिएगा, भारत देश में जो बंजर जमीन का आंकड़ा है बहुत अधिक है, उस पर खेती नहीं होती है। कारण उपजाऊ जमीन नहीं है। तो उसको यूज में कैसा लाया जाए, और इस तरीके से यूज में लाया जाए कि उससे रोजगार की उत्पन्न हो और अदर इनकम की प्राप्ति हो सके। तो बंजर भूमि पर बांस की खेती का उत्पादन, और बांस की खेती से कैसे रोजगार उत्पन्न होगा, कैसे किसान को इनकम मिलेगा, क्योंकि बांस की खेती से बांस को बायो इथेनॉल के उत्पादन के लिए ले लिया जाएगा। जैसे आजकल फसलों के उत्पादन के लिए सरकार क्या देती है, राशि प्रदान करती है कि गेहूं इतना रुपए कुंटल, चावल इतना रुपए कुंटल, रबी खरीफ और जायद फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो जारी करती है सरकार, उसी तरीके से बांस उत्पादन पर भी जारी करेगा। तो जाहिर सी बात है कि इससे किसानों को और अधिक इनकम की प्राप्ति होगी, वो भी जो वंचित वर्ग हैं वो भी आ जाएंगे मुख्य वर्ग की धारा में। तो एक नितिन गडकरी जी के द्वारा एक कदम अगर उठाया जाता है तो उससे इकोनॉमी 100 कदम आगे निकल जाती है। इसीलिए मैंने आज का लेक्चर नितिन गडकरी जी के ऊपर लिया है, क्योंकि इनका जो कार्य करने का तरीका है वो बहुत साइंटिफिक है, इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है, और हर वर्ग को ये कुछ न कुछ लाभ जरूर देते हैं। तो ये आ गया बांस उत्पादन पर जोर। अगला है श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट। ये क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट क्या होता है। श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट जो है,
जैसे आप लोगों ने पेपर में देखा होगा, पेपर में पढ़ते होंगे कि आए दिन बैंकिंग सेक्टर का एनपीए बहुत तीव्र गति से बढ़ता चला जाता है। बैंकिंग सेक्टर का जो एनपीए है बहुत ऊंचाई पे जा पहुंचता है और उसके कारण बैंकों को बहुत ही खासा परेशानी होती है। मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। तरलता का मतलब होता है कि नकदी राशि, जिसके पास नकदी राशि है वो तरल है। तरल का मतलब इकोनॉमी में यही होता है कि नकद पैसा। तो बैंक में फंसी वर्किंग कैपिटल आजाद हो जाएगी। इससे क्या है कि बैंक में जो वर्किंग कैपिटल फंसी होती है, जो एक तरीके से बधी हुई होती है, उसको आजादी मिल जाएगी, मुक्त हो जाएगी और उस वर्किंग कैपिटल का उपयोग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में किया जाएगा। उसमें तरलता बढ़ जाएगी और उससे जो ठेकेदारों के कार्य हैं, ठेकेदारों के जो वर्क हैं, वो क्या होंगे, वो ठेकेदारों के वर्क बहुत आसान हो जाएंगे, उनको कैपिटल की प्राप्ति हो जाएगी। इससे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिक डेवलप होगा, मजबूती से डेवलप होगा। तो ये श्योरिटी बॉन्ड बीमा प्रोडक्ट हो गया। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, संभवतः नितिन गडकरी जी मुख्यतः इसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या है? 1950-51 में 19,811 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था। 2021-22 में 1,40,995 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ। 2022-23 में 50 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 18,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के कार्य किया जा रहा है 2022-23 में। 2025 में 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो ये जो आंकड़ा है इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। वैसे सभी जितना ये पढ़ाया है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में हरदम पूछा जाएगा, आएगा निश्चित है। तो 2025 में कितना है? 2 लाख। अगर 2 लाख राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया, ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, ई हाईवे बन रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही तबीयत से काम हो रहा है। कोई डाउट की बात नहीं है। अभी हाल ही में भारत ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया और वो विश्व रिकॉर्ड क्या है? सड़क बनाने का विश्व रिकॉर्ड। सबसे कम समय में सड़क बनाने का रिकॉर्ड भारत ने हासिल किया। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा कि सबसे कम समय में सड़क बनाने का कार्य कौन से नेशनल हाईवे पर पूरा किया गया? नेशनल हाईवे 50, 51, 52, 53। तो आपका आंसर है कि नेशनल हाईवे 53 पर 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया। और ये क्या है? एक ही लेन पर, ठीक है, एक ही लेन पर जो है बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का लक्ष्य हासिल किया गया। 3 जून 2022 को शुरू हुआ था 7:24 पे सुबह और 7 जून 2022 को 5 बजे बंद हुआ। और ये ग्रीन, उसमें कौन सी एक आती है विश्व रिकॉर्ड की पुस्तक, उसमें जाकर के यह उल्लेखित है, उसमें रिकॉर्ड ये दर्ज किया गया। एक है बहुत ही दया भी आती है और नैतिक भी है, विदर्भ। विदर्भ कहां पर है? महाराष्ट्र में। मेला घाट वहां पर एक इलाका है, वहां पर 2000 बच्चे कुपोषण के कारण मर गए थे। मतलब इतना गरीब इलाका था, इतना वंचित इलाका था कि वहां पर खाने पीने के लिए बच्चों को कुछ भी नसीब नहीं था। इतना गरीब था कि 2000 बच्चे की डेथ केवल वहां पर रोटी और तेल न होने से हो गई। अब आप सोच सकते हैं, भोजन न मिलने से। 450 गांव थे उस इलाके में। अब 450 गांवों तक अगर सड़क होती, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारे हमारे देश में, भारत में एनजीओ हैं, संस्थाएं हैं, कल्याण योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, पत्रकार कोई जाता, कुछ न कुछ मदद मिल जाती। लेकिन जब वहां पर सड़क ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, रोड ही नहीं है, तो आदमी कैसे जा सकता है? अगर मन में उत्साह आया तब भी वो प्लान नहीं बनाएगा। तो वहां तक नितिन गडकरी जी के द्वारा सड़क बनाया गया, बहुत ही काबिल तारीफ कदम। अगला है, सब इससे परिचित होंगे, भारत माला परियोजना। यह योजना आई सन 2015 में। अभी भी इस योजना पर
कार्य चल रहा है। इसी में एक योजना है सागरमाला परियोजना, और नितिन गडकरी जी बंदरगाहों के भी मंत्री हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या था, 50 राष्ट्रीय गलियारों का निर्माण किया गया। 50 राष्ट्रीय गलियारे का निर्माण किया जाना है। 550 जिले जो वंचित हैं, जहां पर सड़कें नहीं हैं, जोड़े जाएंगे। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाएगा। ये यूपीपीसीएस, आरओ, एआरओ हर जगह पूछा जाएगा कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस प्रदर्शन में कौन सा रैंक भारत का है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, विश्व बैंक जारी करता है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि इसका जारीकर्ता कौन है, विश्व बैंक। इसका आधार क्या है, रसद प्रदर्शन सूचकांक। अपने देश में व्यापार में कौन से अवसर हैं, कौन से अवसर हो सकते हैं, चुनौतियां क्या हैं, उन चुनौतियों की पहचान कैसे हो सकती है, इसी की ये गणना करता है, आकलन करता है। भारत में सन 2014 में 54वीं रैंक थी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, और 2018 में 44 रैंक हो गई, अर्थात धीरे धीरे घट रही है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब कि ये जो हमने एक खाका खींचा है, बहुत इंपॉर्टेंट खाका खींचा है। अक्सर हमने ये सब एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से ही लिया है। अगर आप और सारी जानकारी देखना चाहते हो तो भारत सरकार की वेबसाइट है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, यही नेशनल हाईवे की, वहां पर सारे सड़कें अक्सर आपको हर किताब में मिल जाएगी, इसीलिए हमने उसको उल्लेखित नहीं किया, क्योंकि वो हर जगह पर मिल जाएंगी। हमने उन चीज़ों को लिया है जहां बहुत ही रेयर वे में चीज़ें मिलती हैं और क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि नितिन गडकरी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, नो डाउट इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, इन्वायरमेंट की दृष्टिकोण से, इकोलॉजी की दृष्टि से, फ्यूल इफिशियंसी की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप क्या कहेंगे, नितिन गडकरी जी के मंत्रालय के वर्क को फेल है या पास है? आपका आंसर क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और जितना हो सके फ्रेंड्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और उत्साह देता है, और नई नई चीज़ों को बनाने के लिए, और बेहतरीन ढंग से वीडियो बनाने के लिए, नए नए टॉपिक को लाने के लिए। तो आप लोग इसको नोट करिएगा, रिवाइज करिएगा, और मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए a lot of thanks।